जय हिंद साथियों, गरुड़ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूरे 50 प्रश्नों का सेट जो सम्मिलित होकर बना है मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके के महत्वपूर्ण विषयों के साथ में, और जिसके अंदर हमने बहुत ही अच्छे प्रश्नों का यहाँ पर संग्रह किया है। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक आराम से देखें और जो भी नई चीज़ें, नई बातें हमने यहाँ बताई हैं उन पे गौर करें, उनको नोट रखें, ताकि आने वाले पेपर में ये सभी चीज़ें आप सब के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकें। चलते हैं आज के पहले सवाल पर। आज का पहला सवाल है रूट 81 बटे में 21 गुणे में 15 बटे में रूट 9 फिर 21 और बटे में रूट 225। सवाल को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। अगर मैं कहूं तो मैं यहां पर सबसे पहले रूट 81 को तोड़ देता हूं, जो कि 9 हो जाएगा। रूट 9 को तोड़ते हैं 3 हो जाएगा। रूट 225 को तोड़ते हैं 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक बार आपके लिए साफ साफ लिख देता हूं। 9 बटे में 21, 15 बटे में 3 और 21 बटे में 15। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी दूर दूर से हमारे जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, और कल एक बच्चे का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मणिपुर से उसका मैसेज आया था और उसने थैंक्स दिया था। तो मैं भी आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, और इस बात का भी शुक्रगुजार हूँ कि मतलब मालिक का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं बच्चों को इस तरीके से भी पढ़ा सकूँ। ठीक है, सवाल को देखते हैं। 15 से 15 कट गया, 21 से 21 कट गया, 3 से ये 9 के पहाड़े में आ गया 3 बार। तो मेरा जो फाइनल आंसर हो गया दोस्तों वो हो गया 3। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है मेरा राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल। एक कार 28 घंटे में 1204 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की गति क्या है? गति यानी यहाँ पर चाल पूछी जा रही है। चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे में समय। क्लियर? दूरी है हमारी यहाँ पर 1204 और समय है यहाँ पर हमारा 28 घंटे। कोई दिक्कत? इसे हम आधा कर देते हैं, ये हो जाता है 602। इसे हम आधा कर देते हैं, ये हो जाता है 14। और छोटा कर लेते हैं, ये हो जाता है 301 और ये हो जाता है 7। अभी तक कोई डाउट नहीं है। 301 में 7 का भाग देंगे, 7 चौका 28, 2 1 7 तिया 21। आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। यानी जो चाल है वो 43 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल। -5 गुणे में -20 गुणे में माइनस में 199। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब पत्नी और पति, या कह दो पति और पत्नी, दोनों का स्वभाव एक जैसा होगा तो वो घर उन्नति करेगा। जब पत्नी और पति का स्वभाव एक जैसा होगा तो भी आपका घर उन्नति करेगा। पत्नी का स्वभाव अलग है, पति का स्वभाव अलग है, तो घर अवनति करेगा, यानी गर्त में जाएगा, यानी माइनस में जाएगा। पति पॉजिटिव सोचता है, वाइफ नेगेटिव सोचती है, तो भी घर का पतन होगा, घर माइनस में जाएगा। क्लियर? यानी प्लस और प्लस प्लस होते हैं, माइनस और माइनस प्लस होते हैं, माइनस और प्लस माइनस होते हैं, और प्लस और माइनस भी माइनस होते हैं। ठीक है? एक घर को आगे बढ़ाने के लिए पति और पत्नी की एक सोच होना जरूरी है। क्लियर? अब हमारे पास में सवाल है यहाँ पर कि माइनस का 5 है जिसका गुणा माइनस के 20 से किया गया एवं आगे गुणा किया गया माइनस के 199 से। जब हम देखते हैं कि माइनस के 5 का गुणा माइनस के 20 से होगा तो हमारे पास में 5 का 20 से गुणा यानी 100, और अब ये जो उत्तर है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये प्लस में आएगा।
इसका गुणा हो रहा है -199 से, कोई दिक्कत नहीं है। 199 का 100 से गुणा होगा यानी पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्लस और माइनस का गुणा जब होगा तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। क्लियर? तो 199 डबल जीरो यहाँ पर जो लिखा हुआ है यानी 19,900, तो वो भी माइनस का, तो माइनस का 19,900 यानी सी ऑप्शन जो है दोस्तों वो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। अगला सवाल है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? किसी भी त्रिभुज को, चाहे यहाँ पर समकोण बना दिया और चाहे यहाँ पर समबाहु बना दिया, कोई भी बना दिया, समबाहु समद्विबाहु कोई भी बना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर उसने बोला है कि तीनों कोणों का योग क्या होता है, तो वह सदैव कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अगला सवाल, निम्न में से अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है, ये लगातार ये प्रश्न आ रहा है बार बार। नहीं है का मतलब यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सी संख्या भाज्य है। क्लियर हो गया? भाज्य है तो इसका मतलब यहाँ पर 5 जो है वो यहाँ पर अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, यानी जो 9 है वो यहाँ पर भाज्य संख्या है। क्लियर? चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। 1001.11 प्लस में पॉइंट 101.01 प्लस में पॉइंट 11.11, 3 2 3 1 1 1। क्लियर? तो 1 1 3 पॉइंट अपनी जगह और 2 3 ये आपका आंसर यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? इंक बदल देते हैं ताकि और साफ दिखने लग जाए। क्लियर? अगला सवाल, पॉइंट अपना स्थान नहीं छोड़ेगा, ये बात पहले ही बताई हुई है। अगला, एक कंप्यूटर का मूल्य 30,000 है, 25% की छूट देनी है। ये मैंने 100 बार बताया हुआ सवाल है कि कोई भी संख्या अपने आप का 100%, 25% की छूट दोगे तो यहाँ पर आएगा 75%। क्लियर? यानी 30,000 का कंप्यूटर है, 75% पर आपको बेचना है, तो मूल्य कितना बनेगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 75 का 225 हो जाएगा यहाँ पर जब 3 से गुणा होगा, और 2 शून्य और लग जाएंगे, यानी 22,500 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अगला सवाल, यदि क्रय मूल्य 80 रुपये और मुनाफा 20% है, यानी सामान जो है उसका यदि हम क्रय मूल्य की बात करें तो उसका जो क्रय मूल्य है वो 80 रुपये है, ठीक है। मुनाफा उस पे यानी लाभ परसेंट जो हम कमा रहे हैं वो 20% कमा रहे हैं, तो बताइए विक्रय यानी वो सामान जो है वो बिकेगा कितने में? कोई डाउट ही नहीं है। तो 80 रुपये का सामान है, 20 की बजाय क्योंकि लाभ हो रहा है हम लिखेंगे 120, 100 से 100 ऊपर वाले 2 जीरो कट गए और 12 आठे 96, यानी विक्रय मूल्य जो है वो 96 रुपये हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट होना है। ये सारे के सारे जो सवाल हैं ये एक टेस्ट फॉर्मेट के रूप में करवाए जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मोड में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। मैं सिंपल यहाँ पर बता रहा हूँ कि जिस बच्चे ने सॉल्व कर लिया है या कोई बच्चा सॉल्व कर रहा है तो वो बच्चा यहाँ से देख सके। क्लियर? अगला सवाल, 5,000 का 5%, तो 5,000 का यानी गुणा 5%, नीचे आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 × 5 यानी आंसर आएगा आपका 250, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अगला सवाल, 27, 63 और 72 का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, 27, 63 और 72, 2 से गया, 27 में कुछ नहीं, 63 में कुछ नहीं, यहाँ पर आएगा 36, फिर 2 से 27, 63, 18, फिर 2 से 27, 63, 9, फिर 3 से
9, ये हो गया आपका 21, ये हो गया आपका 3। फिर 3 से आपका गया ये 3 बार, ये 7 बार, ये 1 बार, फिर 3 से और फिर 7 से। सबको दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 तिया 21, 21 तिया आपका 63, 63 का 3 से गुना जो है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 63 का 3 से गुना हो जाएगा आपका लगभग 189, ठीक है। और 189 को हम सीधा ही 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले, क्लियर। तो ये हो गया आपका 8 नंबर 72 का 2 हासिल की 7, 8 8 64, 64 और 7 हो गया 71, 71 का 1 हासिल की 7, 8 एकम 8, 8 और 7 15, क्लियर। यानी 1512, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्लियर दोस्तों। अगला सवाल चलते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से 4 वर्ष में एक राशि दुगनी हो जाती है? मैंने किसी को 100 रुपये उधार दिए, उसने मुझे यहाँ पर 200 रुपये वापस दिए, इसका मतलब ब्याज के रूप में मुझे 100 रुपये उसने वापस दे दिए, क्लियर। ये मेरा मूलधन है, यह मुझे ब्याज के रूप में मिले हैं और 4 वर्ष में मिले हैं, यानी मेरा मूलधन 100, मेरा समय 4 वर्ष, दर मुझे ज्ञात करनी है और ब्याज मिला है मुझे यहाँ पर 100 रुपये का, क्लियर। दर का जब आप सूत्र लगाते हो तो वो होता है आपका ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन इनटू में समय। ब्याज 100 रुपये इनटू में 100 रुपये, मूलधन 100 रुपये, समय 4 वर्ष। 100 से 100 घट गया, 4 से 100 घटा, आपके पास में आया 25, क्लियर। तो यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्लियर दोस्तों। फिर चलते हैं अगले सवाल पर। स्क्रीन छोड़ रहा हूं मैं 1 सेकंड के लिए। ये लीजिए, एक विद्यालय में 800 बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है। 800 बच्चे हैं, 30% लड़कियां हैं। अगर लड़कियां 30% है, लड़कियां 30% है तो लड़के कितने हो गए? 70%। तो लड़के कितने पढ़ते हैं? कुछ नहीं करना, 800 का सीधा ही 70% निकाल दीजिए। ये लीजिए, 8 7 56, स्कूल के अंदर लड़के जो हैं वो 5600, सॉरी एक ही जीरो लगेगा, यानी 560। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल 345, अच्छा वापस से पॉइंटों का योग आ गया, 345.9, आगे 000 लगा देता हूं ताकि समस्या ना आए। प्लस में 34.590000, फिर 3.459, फिर 00 और फिर 0.3459। कोई डाउट नहीं है? अगर किसी को हो तो वो यहाँ पे भी 0 लगा सकता है सीखने के लिए, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर। ये 0 ही है, ये 9 है, 9 और 5 14 है, 14 का 4 हासिल 1, 10 5 15, 4 19 का 9 हासिल 1, 10 5 15, 4 19, 19 और 3, 19 3 22, 22 का 2 हासिल की 2, 5 2 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 का 4 हासिल 1, 4 1 5, 5 और 3 8 और ये 3, 384। पहले तो आप ये देखिए कहीं 384 है, फिर 2949, ठीक है, बिल्कुल 2949, ये रहा आपका आंसर, यानी डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा, क्लियर दोस्तों। अगला सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 30 है, यदि एक संख्या 210 है तो दूसरी क्या है? मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो संख्याएं जो होती है, ये चाहे वो पहली संख्या लिख दो आप इसको फॉर्मूले में, कोई भी दो संख्या, कोई भी संख्याएं यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या हम यहाँ लिख देते हैं, उनका जो गुणा होता है वो हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। ये बात आप मान के चलिए, कभी भी ये गलत नहीं होगी, सार्वभौमिक सत्य है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो गुणा है वो हमेशा उनके लसपा और उनके मसपा के गुणा के बराबर होता है, क्लियर।
तो यहाँ पर पहली संख्या हम अगर कहें तो 210 है, दूसरी संख्या पता नहीं है, एलसीएम जो है वो 2310 दे रखा है और एचसीएफ यानी मसप 30 दे रखा है। एक्स का मान निकालना है, 2310 गुणे में 30 और बटे में 210। 0 से 0 कट गया, 21 से 3 से, या चलो इस 0 को नहीं काटते हैं, मैं और छोटा कर देता हूँ, 0 से इस 0 को काट देते हैं, 3 से 21 को काट देते हैं 7 बार, और यहाँ पे ये कट जाएगा 7 से 3 बार, 2 1 7 तिया, फिर 0 का 0, ये रहा। तो आपका आंसर आएगा डी, यानी चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल, 5 परिणामों का औसत 6 है, यानी संख्याओं दी हुई है यहाँ पर 5 और उनका जो औसत है वो दिया हुआ है यहाँ पर 6। तो मेरे भाइयों यहाँ पर इनका जो कुल है वो कितना आ जाएगा, वो 30 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। उनमें से 3 संख्याएं, बिल्कुल उनमें से 3 संख्याएं, उनका औसत 4 है, यानी कुल कितना हो गया 12। तो शेष 2, जी हाँ बिल्कुल शेष 2 ही बचेगी, 5 में से 3 गई 2। शेष परिणामों का औसत क्या है, तो शेष परिणामों का योग क्या है, तो आपके पास में 18। क्लियर। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी बची हुई 2 संख्याओं का जो औसत है वो यहाँ पर 9 होगा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल, जिस प्रकार सोना ठोस है, बिल्कुल बढ़िया सवाल है, सोना यदि ठोस है तो पेट्रोल क्या है, तो पेट्रोल एक द्रव है, एक पानी की अवस्था है, द्रव की अवस्था है, तो सी डी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर राइट होगा। फिर अगला सवाल, माँ का जो संबंध संतान से है वही संबंध पेड़ का है। बिल्कुल इसका आंसर कई लोग यहाँ पर फल और फूल भी दे देते हैं, जबकि दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत होंगे, और डी ऑप्शन यानी जो पौधा ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका नया राइट आंसर जो है वो होगा। क्लियर। अगला, दिन का संबंध रात से है, उसी प्रकार सफेद का संबंध है, तो दिन का उल्टा होता है रात, तो सफेद का उल्टा होता है काला, यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं हमारे अगले सवाल पर। रूट के अंदर 40 चिन्ह लिखा हुआ है, 40 चिन्ह लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर हम 63 को माने, वैसे तो सवाल को हल करने के बहुत तरीके हैं और ऐसे करना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी स्पीड यहाँ पर फास्ट होनी चाहिए। अगर मैं 63 का वर्ग करता हूँ तो 3 पीछे है, तो 3 तिया पीछे 9 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन मेरा यहाँ पर कट हो गया। ठीक है, आप मेरी बात को समझिए, थोड़ा सा फास्ट चलने का प्रयास कीजिए। यदि मैं 44 की बात करता हूँ, तो 44 की जब मैं बात करता हूँ तो इसका अगला, यानी यहाँ पर जब ये संख्याएं समाप्त होगी तो यहाँ 50 पर आकर समाप्त होगी। 50 का जो वर्ग होता है वो 2500 होता है, तो जब इससे अधिक संख्या का वर्ग ही 2500 हो रहा है तो 40 चिन्ह इसका तो हो ही नहीं सकता, ये भी कट हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 74 की, तो 74 से पहले जो संख्या आती है वो 70 होती है, जहां से 71 शुरू होता है तो 70 होती है, तो 70 का जो वर्ग है वो 4900 है। अगर 70 का वर्ग ही 4900 है, जो कि 40 चिन्हों से ज्यादा है, इसका मतलब संख्या 74 से पीछे वाली है, यानी ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास में संख्या बची यहाँ पर 64। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं, फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप किसी फाइनल उत्तर पर पहुँच भी जाते हैं तो भी आप इसका यहाँ पर वर्ग करके देख लीजिए, यानी आप 64 से गुणा करके देख लीजिए। 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल 2, 6 छंगा 36, 36 और 2 हो गया आपका 38। ये 6, 5 और 4 9, 8 और 2 10 हासिल की 1 और ये हो गया 4। 40 चिन्ह राइट आंसर आ रहा है, यानी 64 मेरा राइट ऑप्शन होगा। वैसे दोस्तों इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं कभी भी कक्षा में इस प्रकार का तरीका नहीं बताता हूं। मैं हमेशा क्लास में करने का तरीका, जो इसको बिल्कुल सॉल्व करने का तरीका है, वो बताते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक पेपर सेट है, इसके अंदर मैं डायरेक्ट आपको फास्ट सॉल्यूशन करने का यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ। क्लियर दोस्तों।
अगला सवाल, 4 की घात 3, 4 की घात 3, तो 4 की घात 3 और फिर यहाँ पर भी 4 की घात 3, और देखते ही सूत्र याद आ गया, a की घात m गुणे में a की घात n, यानी a की घात m प्लस n। बताया हुआ सूत्र है कि जब आधार समान होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, तो हमने यहाँ पर ये घातें जोड़ दी। आधार सेम है, आधार लिख दिया, घातें जोड़ दो यानी घातें जोड़ दो, उत्तर आएगा 4 की घात 6, यानी डी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पर राइट होगा। चलिए, इसी के साथ में ये आज के 20 सवाल गणित के और रीजनिंग के जो 20 सवाल हैं यहाँ पर आज समाप्त होते हैं। अगला साइंस का पेपर अभी शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात मैं आप सबको कहना चाहूँगा। यदि आप सबको ये हमारा जो पेपर है, ये पेपर सॉल्यूशन है, ये हमारा तरीका है, यदि ये पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को जो हैं आप शेयर कीजिए। अभी जो भी आपके दोस्त लिखित परीक्षा की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को आप ये वीडियो सेंड कीजिए, ताकि ट्रेनिंग सेंटर के अंदर वो भी आपके साथ में ट्रेनिंग कर सके। क्लियर? मेरी बात को बहुत गहराई से समझना कि यदि मेरा कहने का जो अर्थ है उस बात को आप समझ जाएंगे तो शायद आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि हम जो सवाल यहाँ पर करवा रहे हैं वो विगत भर्तियों में आए हुए प्रश्न पत्रों में से ही संग्रहित हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रश्नों का संग्रह भी किया जा रहा है कि जो बार बार कई एग्जाम्स के अंदर देखे जा रहे हैं या उनका रिपीटिशन हो रहा है। उन प्रश्नों को समायोजन करने का जो मकसद है वो सिर्फ इतना सा है कि यदि कोई भी बच्चा इन प्रश्नों को करने में परिपूर्ण हो जाता है तो किसी भी टाइप का यदि वो एग्ज़ाम दे रहा है तो उस एग्ज़ाम के अंदर वो सफल हो सके, और आप अपने दोस्त को ज़रूर सफल होता हुआ देखना चाहेंगे। इसीलिए मैंने ये बात कही कि ट्रेनिंग सेंटर में भी वो आपके साथ में होगा। क्लियर? कल फिर मिलेंगे एक नए पेपर के साथ में, कुछ नए विचारों के साथ में, कुछ नई शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आइए साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र का नाम पूछा है। यंत्र का नाम पूछा है, कौन सा यंत्र? ध्वनि की तीव्रता को जो मापता है। और ध्वनि की तीव्रता, हम ऑडियो और वीडियो गाने सुनते हैं ना, कौन से गाने? ऑडियो और वीडियो गाने। तो उसमें ध्वनि की तीव्रता में आपके हो जाएगा ऑडियोमीटर। क्या हो जाएगा? ऑडियोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेल्सियस ताप के लिए होता है, ठीक है। किलोवाट घंटा विद्युत मापता है, ठीक है, उसमें मापा जाता है किलोवाट घंटा के अंदर। अच्छा, आरएच गुणक किसको मापता है? रक्त का पीएच मान मापता है ना, ठीक है। अच्छा, रिएक्टर पैमाना क्या होता है? रिएक्टर पैमाना की बात करें तो जो भूकंप मापी होता है वो रिएक्टर पैमाना होता है, और वो आर्द्रता को नहीं मापता है। तो आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? ये डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। पीछे वाले ऊपर वाले तीनों ही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंद को गोलाकार आकृति का कारण क्या है? वर्षा की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण पूछा है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, या फिर जिसे बोल सकते हैं सरफेस टेंशन के कारण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन, या फिर जिसे बोलते हैं पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य तरंगे की आवृत्ति क्या है? श्रव्य तरंगे, अगर तरंगों की बात करें तो मेनली 3 प्रकार की होती है। अपश्रव्य, श्रव्य और थर्ड हो जाएगा आपके पराश्रव्य। और अपश्रव्य होती है जिसकी आवृत्ति सिर्फ 20 हर्ट्ज से कम होती है। कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है, जो आपके भूकंप और उल्कापिंड वगैरह की जो आवृत्ति होती है उनकी। और अगर श्रव्य तरंगों की बात करें तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जिनकी आवृत्ति होती है वो श्रव्य तरंगें होती है, और इन तरंगों को मनुष्य आसानी से सुन सकता है। अच्छा, पराश्रव्य तरंगों की बात करें तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति होती है। और यहाँ जो पूछा है श्रव्य तरंगों की बात की जा रही है, श्रव्य तरंगे आपके 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक इनकी आवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल क्या है? वायु में ध्वनि की चाल पूछा है। इसका जो राइट आंसर है वो 330 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें क्या ध्वनि है वो निर्वात में गमन कर सकती है क्या? तो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती। अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश आपके निर्वात में गमन कर सकता है। और अगर बात करें कि ध्वनि ठोस, द्रव और गैस, उनमें उनका जो चाल की क्रम क्या रहेगा? ठोस, द्रव और गैस के अंदर ध्वनि की चाल का क्रम क्या रहेगा? तो सबसे ज्यादा ठोस के अंदर ध्वनि चलेगी, फिर द्रव के अंदर, और उसके अंदर गैस में उसकी स्पीड होगी।
अगला क्वेश्चन, मेघ संख्या का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। किसके वेग के संबंध में किया जाता है? मेघ का प्रयोग। ठीक है, मेघ का प्रयोग किसके वेग ज्ञात करने में किया जाता है? तो ध्वनि के लिए नहीं किया जाता है, जलयान के लिए भी नहीं, वायुयान के लिए आपके मेघ का प्रयोग किया जाता है। किसका? वायुयान की जो चाल है किस में मापी जाती है? मेघ में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? लेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके मेनली हर एग्जाम में पूछा गया है कि लेजर का पूरा नाम क्या है। तो लेजर का अगर पूरा नाम बात करें तो लाइट एम्प्लीफिकेशन से स्टार्ट होगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग दे रखा है पहले, और सी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब बात करें लेजर, एल का मतलब हो जाएगा आपके लाइट, और ए का मतलब हो जाएगा एम्प्लीफिकेशन बाई, और एस का मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। हाँ, ये करेक्ट है आपके। और डी ऑप्शन में आपके जो लास्ट में देखो रेडियो ऑप्शन दे रखा है वो नहीं होगा, इसका एक खास तौर पे ध्यान रखें, कंफ्यूज करने वाला है। बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की व्याख्या की? एटॉमिक थ्योरी किसने दी? परमाणु सिद्धांत। और जॉन डाल्टन ने आपके परमाणु सिद्धांत दिया था, ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। अगर बात करें नाभिक की खोज किसने की? तो नाभिक की खोज आपके रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी थी। अगला क्वेश्चन, खाद्य संरक्षक के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? मतलब जो भी खाने पीने की चीजें हैं उनको ज्यादा दिनों तक अगर संरक्षित रखना है, ज्यादा दिनों तक यूज में लेना है, तो उनको संरक्षण करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपके जो बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक का सोडियम लवण, ये आपके किसका प्रयोग किया जाता है? खाद्य संरक्षक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अगर बात करें कि टार्ट्रिक अम्ल, तो आपके इमली व अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो हो जाएगा आपके Na2CO3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ। पीएच मान के रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। और रक्त का पीएच मान की बात करें तो रक्त को कभी आपने टेस्ट किया होगा, हल्का सा नमकीन टाइप का लगता है, तो हल्का सा नमकीन टाइप का मतलब आपके जो इसका पीएच मान है वो 7 से बड़ा ही होगा। और 7 से बड़ा मतलब नॉर्मल थोड़ा सा 7 से बड़ा 7.4 हो जाएगा रक्त का पीएच मान। अच्छा, मूत्र का पीएच मान की बात करें तो वो हो जाएगा आपके 6.4, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। ये सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो इसका प्रयोग जो है आपके पेट की अम्लता को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है, इनो के रूप में काम में लिया जाता है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। अच्छा, अगर बात करें कि मिट्टी की अम्लता अगर दूर करनी है, किसकी? मिट्टी की अम्लता को दूर करना है तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले तो वो हो जाएगा आपके बुझा हुआ चूना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? किससे मतलब जीवाणु से होती है, कवक से, प्रोटोजोआ से या निमेटोड से? तो जो एथलीट फुट है वो आपके कवक से होने वाली बीमारी होती है। किससे होती है एथलीट फुट? कवक से होने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक आनुवांशिकी के जनक हो जाएंगे आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। और मेंडल ने अगर बात करें तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था सबसे पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। आनुवांशिकता की इकाई क्या है हमारे शरीर में? तो जो जीन है वो हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई है। मतलब कि आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरण कौन करता है? जीन करता है। अच्छा, बात करें डीएनए की तो इसका पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या हो जाएगा इसका? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए की बात करें तो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? तो शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं उसमें क्या हो जाएगा आपके? निषेचन। क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, मैं कलाव सर और आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ जीके का पेपर सॉल्व कराने के लिए। और ये रहा अपना जीके का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? यानी वो झील जो दो राज्यों के बीच में बहती है, तो वो झील है पुलिकट। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की जाती है या की गई थी? तो ये 1980 की बात है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल देखते हैं, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश का प्रमुख संसाधन है, तो यहाँ पे क्या है? वो वन है। पश्चिमी हिमालय में क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है। अगला सवाल,
एक शंगी गैंडा यानी एक सींग वाला गैंडा भारत के किस राज्यों में मुख्यतः पाया जाता है? तो ये असम और पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। अगला सवाल देखिए, भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? देहरादून, ये यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल, ग्रहों की स्थिति की दृष्टि से सूर्य से पृथ्वी की स्थिति है, यानी सूर्य से पृथ्वी कितने ग्रह दूर है? 1 2 3 4 जो भी है, तो यहाँ जवाब होगा तीसरा। पृथ्वी तीसरे स्थान पर है सूर्य से, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बोस्निया पहले जिस राज्य का एक भाग था वह है, तो वह है ऑप्शन सी युगोस्लाविया, या सी जवाब सी होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून, ऑप्शन सी यहाँ पर सही। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कौन सी संस्था है? तो वह है यूनिसेफ, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। और अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? यानी इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? तो ये सबसे विशाल संविधान है, बिल्कुल सही है। इसमें अनेक देशों के संविधान से प्रावधानों को लिया गया, बिल्कुल सही बात ये भी। ये लचीला भी है, बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के यहाँ सर तीनों ही सही है, यानी उपयुक्त सभी, डी यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से संघीय शासन प्रणाली के लक्षण नहीं सही है, सही विकल्प में है? तो देखिए, संघ सूची बिल्कुल है, ये भी सही है। संघीय केंद्र और संघ की इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण बिल्कुल है। केंद्र और राज्यों के मध्य क्या शक्तियों का वितरण कर रखा देश में हमारे, ठीक है। ऑप्शन सी द्विसदनात्मक संघीय विधायिका का अस्तित्व बिल्कुल है। साथ ही यहाँ पे क्या ये तीनों ही ऑप्शन सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। यहाँ जो ये ऑप्शन डी गलत छप गया है, यहाँ पर आएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। इसको आप थोड़ा सही कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक उपचार का अधिकार बिल्कुल है, ये मौलिक अधिकार है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल ये मौलिक अधिकार है। अपने पूछा यहाँ पर नहीं है, तो वो है सी, ठीक है। आगे बढ़िए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति उल्लेख है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, यानी संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति को समाधान की पावर मिली हुई है? तो वह है अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल, प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री क्या है? ये एक शासन प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख ये नहीं है, राष्ट्र एवं शासन प्रमुख भी ये नहीं है, ये सभी होने सारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, ये शासन प्रमुख है। और अपना अंतिम सवाल, अशोक चक्र पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो वो है नीरजा बनोट, यहाँ पे ए राइट होगा। तो साथियों, ये था जीके का पेपर सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों।